स्वागत है आप सभी का अनविंदा यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ नवीन। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ ई लर्निंग एंड टीचिंग का। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। 3rd यूनिट हमारी चली हुई थी लर्निंग एंड टीचिंग की बीएड फर्स्ट ईयर के लिए। तो आज हमने स्टार्ट किया है ई लर्निंग हमने पहले लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि ई लर्निंग होता क्या, कैसे हम सीखते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ई लर्निंग क्या होता है। ये डिस्कस करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और आप बीएड की तैयारी कर रहे हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो बीएड से रिलेटेड उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं ई लर्निंग क्या होता है। देखिए, जहाँ पर भी आपको ई दिखे, लर्निंग हमने देख लिया था। लर्निंग का क्या मतलब होता है, सीखना। लेकिन ये ई लर्निंग क्या चीज़ है। जहाँ भी आपको ई दिखे, हाँ, जहाँ भी आपको ई दिखे, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जब हम कुछ सीखते हैं तो उसको ई लर्निंग कहा जाता है। कुछ भी माध्यम होता है इलेक्ट्रॉनिक, हमारे कंप्यूटर हैं, हमारे जो ऑडियो विजुअल साधन हैं, हमारी जो टेप रिकॉर्डर होती है, जो वीडियोस वगैरह होती हैं, तो सब हमारे इलेक्ट्रॉनिक में ही आते हैं। तो जितने भी संसाधन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके माध्यम से हम सीखते हैं उसको कहा जाता है ई लर्निंग। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म है इसकी। ठीक है, तो ई लर्निंग क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि कंप्यूटर का उपयोग करके हम अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लेते हैं। हम जो किसी भी क्लास में हैं, कोई भी कोर्स हम कर रहे हैं या फिर किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं, तो हम ई लर्निंग के माध्यम से अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लेते हैं और जो भी हमें हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा सिलेबस है, हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये है ई लर्निंग। इंट्रोडक्शन देखते हैं इसकी। इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा का संक्षिप्त रूप है ई लर्निंग। मतलब ई लर्निंग को ही इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कहा जाता है। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, हमने कर लिया डिस्कस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक में मीडिया, शिक्षा तकनीक और आईसीटी के प्रयोग से संबंधित रखते हैं। इसमें तकनीकी उपकरण, प्रक्रियाएं जैसे सुनना, देखना, सीडी वगैरह, टीवी, कंप्यूटर, ये सब इंक्लूड किए जाते हैं। अधिगम के साथ साथ इंटरनेट, वेबसाइट हमारी होती हैं, जो हम ब्राउज़र पर जाकर किसी भी साइट पर जाकर अपना मटेरियल सर्च करते हैं, वो होती हैं वेब आधारित अधिगम। सूचनाएं और संचार व्यवस्थाएं भी शामिल होती हैं। ई लर्निंग से अधिगम कक्षा के अंदर और अधिगम कक्षा के बाहर भी हो सकता है। देखिए, जो ई लर्निंग होती है वो हम एक क्लास में भी करा सकते हैं, जो हम क्लास अटेंड करते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, तो ई लर्निंग वहाँ भी होती है। क्योंकि ई लर्निंग का मतलब क्या बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। इलेक्ट्रॉनिक से जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं, अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, तो वो ई लर्निंग होते हैं। तो वो क्लास में भी पॉसिबल होता है क्योंकि स्मार्ट क्लासेस चलती हैं। हमारा जो प्रोजेक्टर होता है उस पर भी हम जो सीखते हैं कुछ भी, तो वो ई लर्निंग है। और उसके बाद जब हम घर पर यूज़ करते हैं किसी भी साधन को जो इलेक्ट्रॉनिक होता है, उसके माध्यम से हम सीखते हैं, तो वो भी ई लर्निंग है। तो कक्षा में भी सीख सकते हैं और कक्षा के बाहर भी हम सीख सकते हैं, घर पर बैठे भी हम सीख सकते हैं। ठीक है, अभी जो आप सीख रहे हो वो भी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से आप सीख रहे हो। आपके पास मोबाइल होगा, कंप्यूटर होगा, कुछ भी, जो भी ये वीडियो जहाँ पर भी चल रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से आप सीख रहे हो। तो ये भी एक ऑनलाइन जो लर्निंग होती है उसी का एक पार्ट है, जिसको हम ई लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, तो ई लर्निंग होगी आपकी कंप्लीट। समझ आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका ई लर्निंग क्या होती है। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि ई लर्निंग क्या है, 4 मार्क्स में सपोज कर लीजिए आ गया, तो आप इजीली बता सकते हो, उसको डिफाइन कर सकते हो। अगर उसकी करेक्टरिस्टिक्स आती हैं तो हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि ई लर्निंग की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होती हैं। लेकिन ई लर्निंग आपको क्लियर हो गया, तो चलिए हैं बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारी होंगी डेफिनेशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। 2 या 3 डेफिनेशन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर लिखनी है और ज़रूरी नहीं है जो एग्ज़ामिनर है उसको सारी डेफिनेशन याद हो। समझ लीजिएगा इस बात को। तो डेफिनेशन ज़रूर लिखकर आना अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो डेफिनेशन जो फर्स्ट है, ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है उसके अनुसार ई लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विशेषकर इंटरनेट द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है वो कहती है कि जो ई लर्निंग होती है वो इंटरनेट, जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट होता है, मतलब जो जहाँ भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक साधन है जिसमें हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उसके द्वारा जो हम सीखते हैं उसको ई लर्निंग कहते हैं। ठीक है, कंप्लीट होगी। दूसरी है वी गुड के द्वारा। ये कहते हैं
कि ई लर्निंग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का उपयोग है जो ज्ञान को प्राप्त करने और उसके विकास में सहायता करती है, ताकि व्यवहार में सकारात्मक रूप से प्रभावित जो हमारा बिहेवियर है उसको पॉजिटिव रूप में चेंज किया जा सके। लर्निंग में हमने यही पढ़ा था ना कि जो लर्निंग होती है, जब हमारा बिहेवियर चेंज होता है और जो पॉजिटिव चेंज होता है वही लर्निंग होती है। अब ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम सीखते हैं उससे जो हमारा बिहेवियर चेंज होता है और पॉजिटिव वे में चेंज होता है वही होती है ई लर्निंग। ठीक है, तो ई लर्निंग की डेफिनेशन और सिंपल लर्निंग की डेफिनेशन आपको पता होगी, समझ आ गई ई लर्निंग और जो सिंपल लर्निंग है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले खाली नेचर या फिर आपसे पूछ ले कैरेक्टरिस्टिक्स तो दोनों एक ही चीज़ होती है, मैंने पहले भी आपको बताया था, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अगर आपसे सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ले तो भी यही पॉइंट्स आपको डालने हैं, अगर नेचर पूछ ले तो भी आपको यही पॉइंट डालने हैं। ओके, तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ऑनलाइन अधिगम। ऑनलाइन सीखते हैं हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से। ऑनलाइन अधिगम में वेब आधारित शिक्षा दी जाती है। इसमें आमने सामने की प्रतिक्रिया नहीं होती। अधिगमकर्ता अपने घर बैठकर भी इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। जब क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ करते हैं, ई लर्निंग का यूज़ करते हैं, तब तो इंटरक्रिया होती है, आमने सामने टीचर होता है, तो हमारी जो आमने सामने की जो प्रतिक्रिया वो चलती है, हम क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं टीचर से। लेकिन इसमें जब हम घर बैठकर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई लर्निंग करते हैं तो टीचर हमारे सामने नहीं होता, सिर्फ जो चल रहा होता है, जो भी हमारा टॉपिक है जो चल रहा होता है सिखाने के लिए, तो सिर्फ वही होता है, तो आमने सामने की इंटरेक्शंस नहीं होती इसमें। ठीक है, तो ये ऑनलाइन लर्निंग है, इसकी विशेषता है। उसके बाद जो सेकंड है कंप्यूटर आधारित अधिगम, क्योंकि जो हम सीखते हैं कंप्यूटर पर भी सीखते हैं। जैसे कुछ भी हम लगा लीजिए अपना टॉपिक कर रहे हैं, आप अपना बीएड से रिलेट करके कुछ भी टॉपिक सर्च कर रहे हो, आप किसी कंप्यूटर पर सपोज कर ले कंप्यूटर पर चला रहे हो, लैपटॉप पर चला रहे हो, तो सीख रहे हो, क्योंकि वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है सीखने का। ठीक है, कंप्यूटर के द्वारा अधिगमकर्ता अपने विषय की तैयारी करता है। इंटरनेट के माध्यम से यह और भी सरल और उपयोगी हो जाता है। अगर आपके कंप्यूटर में, अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट है तो आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। अगर आपके टॉपिक में कहीं भी कुछ हर्डल आ रही है, कुछ ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो। वहाँ पर कुछ चीज़ों को आसान बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वीडियोस होती हैं, डिक्शनरी होती हैं, वर्ड को और भी आसान तरीके से डिफ़ाइन किया होता है, डिक्शनरी होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंप्यूटर से हम सीखते हैं और कंप्यूटर बेस्ड ही जो तैयारी होती है हमारी ई लर्निंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंटरनेट आधारित और वेबसाइट आधारित अधिगम। बिल्कुल इंटरनेट से हम सीखते हैं और जो हम सर्च करते हैं किसी भी वेबसाइट पर जाकर, या फिर हमने टॉपिक डाल दिया अपने ब्राउज़र में लर्निंग और टीचिंग, तो बहुत सारी साइट जो होती है वो साइट हमारे सामने निकल कर आ जाती हैं, वही होती हैं वेब आधारित अधिगम। जो वेबसाइट होती है इसी को कहा जाता है वेब आधारित अधिगम। वहाँ पर जाकर किसी भी वेबसाइट पर आप जाते हो, वहाँ पर आपको मटेरियल मिल जाता है, तो वहाँ से भी आप सीखते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ई लर्निंग को वेब आधारित अनुदेशन तथा इंटरनेट आधारित संचारों द्वारा भी चलाया जाता है। ये जो वेब है, जो ये वही वेबसाइट है जिसके आधार पर आप सीखते हो कुछ भी साइट पर जाकर। अनुदेशन होता है इंस्ट्रक्शन, जो वेबसाइट पर आपको टॉपिक के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, जो टॉपिक के आपको डिफाइन करके दिखाया जाता है वेबसाइट्स पर, ये वही है। ठीक है, तो इसमें ईमेल होते हैं, ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, लाइव चैट्स इसमें शामिल की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है तकनीकी आधारित अधिगम। तकनीकी तो है ही, क्योंकि जो नई नई टेक्निक हम खोज रहे हैं, पहले सिस्टम होता था, कंप्यूटर होता था, अब लैपटॉप आ गए हैं और अब तो मोबाइल भी आ गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो पहले कंप्यूटर पे चलाई जाती थी वो अब हम फ़ोन पे यूज़ करते हैं। जो पहले टीवी में आती थी वो अब हम फ़ोन में देखते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो चेंज हुई है, उनके आधार पर हम सीखते हैं। ठीक है, तो ई लर्निंग में तकनीकी की सभी किस्में शामिल हैं, जहाँ तकनीकी का अधिगम प्रक्रिया में सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। जो हमारी स्टडी होती है उसको और भी इजी बनाने के लिए हमारी जो टेक्निक है उसका यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिजिटल तकनीक का सशक्तिकरण। जो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं उनका हम यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड ही ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका। ठीक है, उसके बाद है दृश्य श्रव्य अधिगम। ई लर्निंग
दृश्य श्रव्य साधनों से प्रभावित होती है, जिससे विद्यार्थी सुनकर या देखकर अपने विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्योंकि इसमें ऑडियो भी होता है और वीडियो भी होता है, तो ऑडियो विजुअल दोनों साधन होते हैं। किसी टॉपिक को क्लियर कराने के लिए कोई टीचर्स है जो पढ़ा रहा है, आपको ये सब प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो इसके माध्यम से भी आप बहुत कुछ सीखते हो। ठीक है, तो ऑडियो विजुअल जो चीज़ें होती हैं वो भी अधिगम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती हैं। और ये कौन सा अधिगम हम कर रहे हैं? ये कर रहे हैं हम ई अधिगम या फिर ई लर्निंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाला। उसके बाद है ई लर्निंग के 4 महत्वपूर्ण कारक हैं। कौन कौन से हैं? ई लर्निंग को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए चार अत्यंत महत्वपूर्ण कारक हैं, जिसमें शिक्षार्थी जो सीखने वाला है, जो लर्नर है, अधिगम सामग्री जिसके माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आपके बुक्स हो गए, नोट्स हो गए, ये सब। अधिगम वातावरण, इन्वायरमेंट, जो आप पढ़ रहे हो, जहाँ पर पढ़ रहे हो वहाँ पर शांति है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और नेक्स्ट है टेक्निक्स, तकनीकी। तो ये 4 कारक है जो आपकी ई लर्निंग को इफेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद है सहायक अधिगम। सहायक अधिगम कौन कौन से होते हैं? ई लर्निंग कक्षा में संगठित की जाने वाली शिक्षण प्रक्रिया में भी सहायता करता है। शिक्षक कक्षा में इसका उपयोग करता है और नई तकनीक द्वारा अपने शिक्षण को उचित बना सकता है। जो क्लास में शिक्षण कराया जाता है इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से, तो एक टीचर उसका यूज़ करता है और उसको अपनी जो भी टेक्निक्स होती हैं, उसको पढ़ाने की जो विधियाँ होती हैं, उनको इफेक्टिव बनाता है और अपने शिक्षण को, अपने टॉपिक को क्लियर कराने के लिए बच्चों की कोशिश करता है। ठीक है, अपना जो सब्जेक्ट उसने लिया उसको इफेक्टिव बनाता है इन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ई लर्निंग के लाभ, जो मेरिट्स हैं वो क्या हैं। अभी तक हमने विशेषता पढ़ी थी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर दोनों पढ़े थे। अब हम बात करेंगे इसके लाभ कौन कौन से हैं। फर्स्ट है सरल उपागम। इसके द्वारा शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी तक समय, स्थान तथा दूरी की बाधाओं को दूर करके सरलता से पहुंचाई जाती है। यह देश के किसी भी राज्य या फिर जिले तक आसानी से पहुंचाई जा सकती है। कोई भी स्टूडेंट्स कहीं भी है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसको ऑडियो विजुअल साधन उसको मंगाने हैं या फिर कुछ मटेरियल उसको मंगाना है, तो आसानी से उस तक पहुंचाया जा सकता है। तो ये एक सरल उपागम है किसी भी बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए। ओके, सेकंड हमारा अधिगम सामग्री का चयन। जो हम सामग्री है, हमारे जो साधन हैं, उनको किस तरह से हम सिलेक्ट करते हैं। इसके द्वारा ऑनलाइन कोर्स में प्राप्त होने वाली अनेक प्रकार की अधिगम सामग्री का चयन किया जा सकता है, जिसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, अधिक मात्रा होती है, क्योंकि जो जो हमें साधन चाहिए होते हैं उनको हम सिलेक्ट करते हैं और अपने घर पर मंगवाते हैं। उसमें बुक्स भी होती हैं, ऑडियो विजुअल साधन भी होते हैं और भी नोट्स वगैरह बहुत कुछ होता है। ठीक है, उसके बाद है थर्ड, ई लर्निंग विभिन्न क्रियाओं द्वारा अधिगम के विभिन्न ढंग तथा सुविधाएं प्रदान करती है। जो ई लर्निंग होती है, अनेक अनेक क्रियाओं द्वारा हमारी लर्निंग को प्रभावित करती हैं और उसको इफेक्टिव बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ई लर्निंग विषय संबंधी अत्यधिक सूझबूझ समझ तथा स्मरण शक्ति प्रदान करती हैं। इसका कारण उन तत्वों का उपयोग है जो ई लर्निंग में किए जाते हैं, जैसे मल्टीमीडिया, क्विज, ऑडियो वीडियो, जिसको हम दोबारा देख सकते हैं। आपके पास किसी भी चीज़ की टेप रिकॉर्डर है या फिर ऑडियो विजुअल साधन है, सीडीज़ हैं, तो आप उनको दोबारा देख सकते हो। जैसे ये वीडियो आप देख रहे हो, तो ये वीडियो अब इंटरनेट पर अपलोड हो जाएगी। आपको कहीं भी कोई दिक्कत आएगी तो आप इसको दोबारा चलाकर देख सकते हो। आपको इजीली प्रोवाइड है, ये उपलब्ध है ये इंटरनेट पर। ठीक है, तो जो ई लर्निंग है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है किसी भी स्टूडेंट्स के ज्ञान को दोबारा से रिवाइज करने के लिए, उसके ज्ञान को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, ई लर्निंग में पूरे समय तक विद्यालय में रहने वाले बच्चों को विशेषकर लगातार शिक्षा हेतु अत्यधिक लाभदायक होती है, जिसकी क्लास सुबह शाम रात तक चलती है। 8 9 10 बजे तक भी क्लासेस चलती हैं। जो बड़ी बड़ी पोस्ट्स की तैयारी कर रहे होते हैं, अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है ये। ठीक है, क्योंकि उनको लगातार पढ़ाई करनी होती है। उनको ये नहीं है कि हमने दिन में 1 2 घंटा पढ़ लिया हमारा काम चलेगा, नहीं। जो बच्चे लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, हॉस्टल्स में रह रहे हैं या फिर किसी पीजी में रह रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये इलेक्ट्रॉनिक साधन माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये विद्यार्थियों को संतत रूप से समस्याओं के समाधान हेतु उचित साधन प्रदान करते हैं। समस्या क्या होगी? अगर कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है बच्चे को, तो दोबारा वीडियो देख लेगा, दोबारा अगर उसके पास सिर्फ ऑडियो है तो ऑडियो सुन लेगा। तो इससे बच्चे अपनी जो समस्या उसका समाधान कर लेंगे। ठीक है,
उसके बाद है नेक्स्ट हमारा पॉइंट, इसके द्वारा विद्यार्थियों में आत्मविश्वास को विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट है ये विद्यार्थियों के बड़े समूह को की शिक्षा का प्रबंध सरलता से कर सकते हैं। अगर क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है इनके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। बहुत सारे अगर क्वांटिटी में बच्चे बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं एक ही क्लास में, तो उनको पढ़ाया जा सकता है बिना किसी रुकावट के। ठीक है, तो ये हमारे लाभ थे इसके कुछ। उसके बाद इसकी कुछ डिमेरिट्स हैं। मेरिट्स हमने देख ली, इसकी डिमेरिट्स भी हैं, तो डिमेरिट्स देखते हैं। फर्स्ट है स्वास्थ्य पर कुप्रभाव। कैसे? इसका अधिक उपयोग करने से दृष्टि या फिर शरीर के कुछ भागों पर कुप्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उनमें जो बच्चे होते हैं उनमें कई रोग भी लगने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। अगर बच्चा पूरा दिन कंप्यूटर पर बैठा रहेगा तो उसकी आइज़ वीक होंगी, खान पान का ध्यान नहीं रखेगा, जिससे क्या होगा, उसकी जो बॉडी की वीकनेस है वो होगी, उसका जो शारीरिक विकास है वो रुक जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये नेगेटिव इफेक्ट भी डालते हैं बच्चे के ऊपर। आपने देखा होगा जो बच्चा बहुत ज़्यादा लगातार समय में किसी फ़ोन से चिपका रहता है या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, तो उसको स्पेक्स चढ़ जाती है, क्योंकि जो उसकी आइज़ हैं वो वीक होने लगते हैं, क्योंकि ये लगातार हम नहीं कर सकते। ये इसके एक डिमेरिट है। ठीक है, नेक्स्ट अकेलेपन का एहसास। ई लर्निंग में कुछ विद्यार्थी अकेलेपन या दोस्तों से खुद को अलग अनुभव करते हैं, अलग रहना स्टार्ट कर देते हैं। अपने परिवार और आस पड़ोस के व्यक्तियों से मिलना कम हो जाता है, जिससे बच्चे अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। अब बच्चे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यूज़ करेंगे, पढ़ाई करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस से, तो क्या करेंगे, बच्चे अकेले बैठकर ही पढ़ेंगे, क्योंकि फैमिली के साथ बैठकर पढ़ाई नहीं हो सकती किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से। आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो फैमिली के बीच में जाकर आप नहीं पढ़ोगे, आप किसी भी एकांत जगह में जाकर पढ़ोगे, या फिर आप हेडफोन लगा लोगे जिससे सिर्फ आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे, या फिर किसी भी कोई भी वीडियो आप देख रहे हो जो एजुकेशनल से रिलेटेड है, सिर्फ वही आवाज़ आपको सुनाई दे। तो क्या होगा, आप अकेले हो जाओगे, थोड़ा सा दूर रहने लग जाओगे फैमिली से, या फिर आपके आस पड़ोस में जितने भी आपके जो भी मित्र हैं। ठीक है, तो ये भी इसकी एक डिमेरिट है। नेक्स्ट है, इसमें आमने सामने होने वाली संबंधों में कमी आती है, जिसके कारण विद्यार्थी में थकावट, परेशानी, निराशा शामिल है, जिसके विषय में अध्यापक को जानकारी नहीं होती। अब कोई आप लगातार वीडियो देख रहे हो, कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है लगातार 1-1.5 घंटे से लगातार पढ़ा रहा है, आपने वीडियो में यूट्यूब पर देखा भी होगा, बहुत लंबी लंबी क्लासेस चलती हैं, तो बच्चे क्या है, बोर हो जाते हैं। लेकिन जो बोर हो रहे हैं, जो थकावट बच्चों को हो रही है, वो टीचर्स को नहीं दिखाई दे रही। टीचर कॉन्टिन्यूसली पढ़ाए जा रहा है। अगर कोई बच्चा बीच में चला भी जाता है क्लास को छोड़कर, तो टीचर को नहीं पता चलता कि कौन बच्चा चला गया, कौन बच्चा कॉन्टिन्यूस कर रहा है, क्योंकि इसमें इसके एक डिमेरिट है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से है, जो ऑनलाइन कराई जाती हैं क्लासेस, उनमें इन सब चीज़ों की कमी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों में विषय के प्रति रुचि बनाए रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब लंबे टाइम तक क्लासेस चलेंगी, अगर बच्चे का फेवरेट सब्जेक्ट है तो बच्चे में जो रुचि है सब्जेक्ट को लेकर वो भी थोड़ी डाउन होती चली जाएगी। अगर वो कॉन्टीन्यूस यही चलता रहा तो हो सकता है बच्चे का जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो अनफेवरेट में बदल जाए। ठीक है, तो ये भी इसकी एक डिमेरिट है, इसमें शामिल करते हैं हम। उसके बाद है, इसके लिए संपूर्ण सामान सामग्री की आवश्यकता होती है, जो कि अनेक विद्यालयों में उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि ये जो ई लर्निंग कराई जाती है स्कूल में भी कराई जाती है, तो कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिनके पास उपलब्ध साधन नहीं होते हैं, तो ये इसकी एक डिमेरिट है। अगर उपलब्ध साधन ही नहीं होंगे तो बच्चों को कंप्लीट जो एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है ई लर्निंग के माध्यम से वो नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रारंभिक विकास तथा स्थापना हेतु अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है, और शिक्षा की अपेक्षा इसकी मरम्मत बहुत महंगी होती है। जब हम स्टार्टिंग में इसके इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं या फिर इसके साधन खरीदते हैं, हम बिल्कुल पूरा सेटअप लगाते हैं ई लर्निंग के लिए, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें सब कुछ खरीदना होता है। अगर कुछ भी ख़राब हो जाता है, जो भी हमने मंगवाया है, अगर वो ख़राब हो जाता है तो जितने की हमने शिक्षा नहीं दी उतने तो ज़्यादा उसमें रिपेयर करने में जो पैसे हैं वो लग जाते हैं, तो ये भी इसकी एक डिमेरिट है। नेक्स्ट सारे कोर्स को जो सारा कोर्स है आपका ऑनलाइन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
हो सकता है जो भी आपका सिलेबस है उसमें कुछ टॉपिक रह जाए, क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो थोड़ा सा टाइम के लिए होती हैं, या फिर ये लगा लीजिए जो टीचर है वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है, हो सकता है बीच में कुछ छूट गया उसे, तो बच्चों जो क्लास में होते बच्चे बता देते हैं कि सर ऐसे ऐसे है। कमेंट तो तब भी करते हैं वीडियो पर, लेकिन हो सकता है टीचर ना देखे और जो टॉपिक है वो रह जाए किसी बच्चे का। ठीक है, तो ये भी इसकी एक डिमेरिट है। नेक्स्ट है, इसमें ऑनलाइन परीक्षा कराते समय नकल कराने की जो बच्चे नकल करते हैं इसकी संभावना अधिक हो जाती है, क्योंकि जब हम ऑनलाइन एग्ज़ाम लेते हैं, पढ़ा तो दिया हमने, अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम भी लिया जाता है बच्चों का, तो कौन बच्चा जो नकल कर रहा है ये हमें नहीं पता चलता है ना, तो ये भी इसकी एक डिमेरिट है। नेक्स्ट है, ई लर्निंग पूर्णतः तकनीक पर आधारित होती है। जब कोई तकनीकी खराब हो जाती है, मतलब तकनीकी के कारण कोई खराबी आती है, तो जो आपकी ई लर्निंग है जो आप पढ़ रहे हो उसमें भी रुकावट आ जाती है। ठीक है, तो ये ई लर्निंग हो गया, करेक्टरिस्टिक्स हो गई, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हो गई। लास्ट में हम देखते हैं कॉन्क्लूजन ज़रूर लिख कर आने हैं आपको एग्ज़ाम में, किसी भी सब्जेक्ट पे जो आप क्वेश्चंस दे रहे हो, क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हो, तो लास्ट में कॉन्क्लूजन ज़रूर लिखना है आपको। ठीक है, तो कॉन्क्लूजन क्या कहता है वो देखते हैं। निष्कर्ष के आधार पर कहा जा सकता है कि ई लर्निंग तकनीक पर आधारित होती है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। अलग अलग तकनीकी साधनों का प्रयोग करके इसमें प्रयोग किया जाता है, और ई लर्निंग तकनीकी के उपयोग से लोगों को कहीं भी कुछ भी सिखाने में ये सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो एक कंक्लूजन हो गया बिल्कुल सारा, जो भी आपने आंसर पढ़ा है, जो भी आपने ई लर्निंग के बारे में पढ़ा है, उसी के बारे में आपको कॉन्क्लूजन में लिखना होता है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ई लर्निंग से रिलेट जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको समझ आ रहा है या नहीं, और लाइक ज़रूर करें वीडियो को, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो और लाइक करते हो तभी पता चलता है कि जो हम वीडियो बना रहे हैं वो कितनी इफेक्टिव है। ठीक है, तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो भी बीएड फर्स्ट ईयर में जो तैयारी कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर की, उनके साथ ज़रूर वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। ठीक है, थैंक यू।